अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? ठीक है, तो माशाल्लाह एक और चीज़ है, फॉलोइंग बढ़ती जा रही है आपके भाई की। ठीक है, तो गिटहब ने अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्रोफेशनल का बैच दे दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट्स हैं काफ़ी सारे। ये भाई प्रो, ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स एक आपको को पायलट फ्री है इसमें। ठीक है, वैसे वो $20 का है, $10 का है शायद, $10 का। और इसमें हमारे बेनिफिट्स में फ्री है, वो क्लासरूम फ्री है, फिर इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, उसमें उसके पासेस फ्री हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो दे रहे हैं बेनिफिट्स। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया था तो हो गया अप्रूव्ड। तो इसके लिए ना स्टूडेंट्स को भी मिलता है, आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों को भी मिल जाएगा और आपके लिए भी को पायलट फ्री। ठीक है, कैसे करेंगे? गिटहब का ना, गिटहब एजुकेशन के नाम से वेबसाइट है, गिटहब एजुकेशन। अच्छा, मैंने टीचर वाला लिया है, ठीक है, और आप जो है ना स्टूडेंट वाला ले लेंगे। तो इसमें देखिए ज्वाइन ग्लोबल कैंपस, ठीक है, इस पे जाएंगे और हाँ कुछ ऐसी चीज मांगेंगे जिससे वेरीफाइड हो जाए कि भाई आप स्टूडेंट है। देखिए साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक, ट्राई किया, हो गया था। चीजें दिखाओ, देखो। अच्छा, इसमें देखिए बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स के। गिटहब प्रो मिल जाएगा, देखिए आपको व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलेगा, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से मिलने आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, और ये टीचर को ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा है अगर कोई है, मतलब किसके पास मार्कशीट यूनिवर्सिटी में अगर एनरोल है तो। वैसे आप ये वाला कार्ड भी दिखा दोगे ना, एसएमआईटी का चल जाएगा। नहीं, ये तो फिर ये तो मसला है ना यार, इस तरह ना देखें नहीं कर सकते हम। देखिए हम माशाल्लाह से हम पाकिस्तानियों ने इस तरह बड़े काम किए हैं, लेकिन बहुत गलत बात है, इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए यार, ये ना बड़ी मतलब चीजें हैं जो हम लोग नहीं देखते, जो कि देखना चाहिए। अभी सुबह वाली क्लास में एक गेस्ट आए हुए थे मेरी, तो उसमें भी हजरत साहब भी आए थे नीचे से, तो उन्होंने भी माशाल्लाह ये अच्छी बात बताई कि यार गोरे जो है ना वो इतना आगे निकले हुए यूरोप में, और सारा यूएस इतना आगे चला गया। तो वजह क्या है कि यार कुरान पे ना वो अमल कर रहे हैं, बस वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, कुरान हमारा बोलते कि झूठ नहीं बोलना, वो नहीं बोलते, वाकई नहीं बोलते। ठीक है, तो अच्छा उन्होंने एक और चीज बताई, कोई यूके का प्रेसिडेंट था कोई, उसने कुरान के 23 पारों की तफसीर पढ़ी, ठीक है, और उस पर अमल किया। नॉन मुस्लिम था, यहूदी था। ठीक है, तो अब उस पर अमल किया। देखे तो इस वजह से कि उसमें एक चीज उन्होंने सुनाई थी मुझे, एक आयत शायद मैं भूल गया, ठीक है, कौन सी थी, कि उसकी मीनिंग ये थी कि भाई कुरान के अंदर ना भलाई है मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए, इस तरह कुछ था। तो मतलब हर किसी के लिए, तो अगर हम उस पर अमल करेंगे तो फायदा होगा। तो अब इस तरह हमने इतनी जुगाड़े मारी हैं, इस टॉपिक से इसको शुरू हुआ। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में ना, तो वो जो रियादुल जन्नह है वहाँ पे 1 साल की पाबंदी लगा दिया। अच्छा, क्यों लगा दी? कि वो गलत पास बना बना के जा रहे थे सब। ठीक है, वो किसी का भी पास कोई अच्छा बेच रहे थे, वो वहाँ पे बिजनेस शुरू हो गया कि एक पास बनाया, वो किसी को भेज दिया, वो दिखा के वो अंदर चला गया, वहाँ भी कारोबार शुरू हो गया। तो इस तरह की चीजें ना, इनसे बचा जाए और फायदा होता है। ठीक है, बहुत फायदा होता है कि आप इन चीजों पे अमल करेंगे ना। तो इस पे जो है ना, इस पे एक्सपायरी नहीं है, इस पे हमें डालनी चाहिए एक्सपायरी। ठीक है, ये आप मुझे बोलेंगे यार मैंने क्यों नहीं डाली। ठीक है, तो मैं इस पे ना एक्सपायरी डाल सकता हूँ। कार्ड पे अच्छी चीजें ही होनी चाहिए कि आपका अगर 1 साल का कोर्स है ना, तो इस पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कार्ड के कि उस पर एक्सपायरी होती है कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन का आप कार्ड पहन रहे हैं ना, तो उस पर वो एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर हमें डालनी चाहिए।
तो ये नहीं है तो ये आपके पास यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा, उस पर तो होगी यकीनन, ठीक है। तो वो आप इनको शो करेंगे तो ये आपको दे देंगे स्टूडेंट वाला ना पैक, ठीक है। तो आपकी गिटहब की प्रोफाइल में इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा प्रो, और आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो भाई गिटहब कोपायलट है, बेहतरीन है यार, आप लोगों में शायद यूज भी करता होगा कोई, ठीक है। ऐसा है कि यार मैं तो बोल रहा हूँ आज से ज्यादा काम हमारा यही कर रहा है गिटहब, मेरा कल से यूज कर रहा हूँ मैं, बड़ा मजा आया मुझे, ठीक है। चैट जीपीटी खोलना पड़ता था, वहां जाके सब लिखना पड़ता था, सारी मुसीबतें खत्म हो गई, डायरेक्ट वहीं पर ही काम हो रहा है कोड, वीएस कोड के अंदर ही। वीएस कोड में एक्सटेंशन है, एक लाइन लिखो अगली 10 वो खुद बता देता है क्या तुम ये लिखना चाह रहा हो, मतलब हाँ यार मैं तो वाकई ये लिखना चाह रहा था, बना दो, बना देते, ठीक है। इतनी बेहतरीन चीज है। तो खैर वो हर उसके हर फीडबैक हर सजेशन पे ये भी बोलता है साथ में कि भाई गिटहब कोपायलट जो है ना हर वक्त आपको सही कोड नहीं देता, कि भाई आपको इनकरेक्ट कोड भी दे सकता है, उसमें लिखा हुआ जैसे सिगरेट में लिखा हुआ होता है ना कि भाई स्मोकिंग किल्स, तो उसने भी पहले ही बता दिया है कि भाई आपको जो है ना ये लाजमी नहीं है कि सही कोड मिले, आपको खुद से देखना है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है भाई। तो इनकी कम्युनिटी भी है पूरी, उसमें आप जाएंगे। खैर अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक बन रहा है कि दोबारा कम्युनिटी वर्क की तरफ आया जाए, ठीक है। तो रिएक्ट की इवेंट्स करवाए जाए, नेक्स्ट जेएस के इवेंट्स करवाए जाए, फ्रीलांस के ऊपर बात की जाए, ठीक है। गिटहब से रिलेटेड कुछ किया जाए, गिटहब भी सपोर्ट करता है, अगर आप इवेंट करते हैं ना गिटहब सिखाते हैं लोग, तो इसका भी कुछ रखते हैं अभी आगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहीं पर ही रख लेंगे जगह, इससे अच्छी क्या हो सकती है एसएमआईटी के हमारे, तो वर्कशॉप टाइप कुछ रख लेंगे। तो लास्ट क्लास में अच्छा भाई मैंने आपको जो है क्लास कंपोनेंट जो है समझ लें, उसमें जितनी भी चीजें ना सारी बता दी, सारी एक साथ क्यों बता दी, क्योंकि भाई उसको हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, हमें बस उसका थोड़ी सी नॉलेज लेनी थी कि भाई ये चीजें भी रिएक्ट में थी, और इसकी रिप्लेसमेंट में अब हमारे पास क्या है फंक्शन कंपोनेंट में, जो कि हम अभी पढ़ लें। इस तरह यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने एक सर्टिफिकेशन थी मेरी लिंक्डइन पे भी मौजूद है, रिएक्ट नैनो डिग्री, वो भी फ्री में की थी मैंने, ठीक है। उसके वरना $1200 तक के चार्जेस थे उस सर्टिफिकेशन के, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब कोविड शुरू हुआ तो सारे बोले यार यूनिवर्सिटीज़ ने क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कर दी है, तो फिर इन्होंने भी प्रोग्राम्स निकाल दिए बड़े बड़े जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि हम अपने कोर्सेज जो है वो फ्री में दे रहे हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया, अप्रूव हो गया और सर्टिफिकेट मिल गया टेस्ट वगैरह देके, तो $800,000 बच गए। तो इस तरह देखते रहा करें, कभी भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आए उस पर फ़ौरन से अप्लाई कर दिया करें, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें देख ली थी जिसमें हम क्लास कंपोनेंट में जो जो चीज़ें रिएक्ट में कर सकते हैं, बाकी अब जो भी काम हम करेंगे वो फंक्शन में भी हो सकता है और क्लास में भी हो सकता है। अच्छा ये जो रिजेक्ट्स आप लिख रहे हैं ना, सॉरी JSX रिटर्न के अंदर, तो सेम है जिस तरह आप वहाँ रेंडर मेथड में लिख रहे थे, ठीक है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, बस फर्क सिर्फ जो है ना वो डेटा बाइंडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में दिस का फर्क आ जाता है, और बस कि भाई आपने अगर कोई स्टेट यूज़ करनी है तो आप दिस लगा के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है दिस वगैरह का। तो स्टेट को एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जो कि फंक्शन कंपोनेंट की थी। प्रोजेक्ट हमारा ये था, दूसरा था, यही था ना, टूडो ऐप बनाई थी लास्ट, वो कहाँ गई फिर, हटा दी होगी, बनाई तो थी, चलो खैर है, 10 मिनट में बन जाती है यार वो तो। अच्छा देखिए भाई असाइनमेंट पे अभी तक मैंने अभी कोई बात नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन छोड़ना नहीं है,
काम जितना करेंगे ना उतना फायदा होगा, ठीक है। रिएक्ट का जो काम है ना वो मार्केट में बहुत है अभी, ठीक है। अभी भी मेरा इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो वो एंगुलर जेएस पे बना हुआ था, एंगुलर अलग है और एंगुलर जेएस अलग, तो अब वो पूरा उस प्रोजेक्ट को मूव कर रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में बहुत काम है अभी इसका, तो अगर करना है तो उसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। जो कुछ भी बना सकते हैं बना दें, अपनी तरफ से आइडियाज़ लाएं कि यार देखिए मैं चीज़ें जो है ना यूनिक, मैं चाहता हूँ यूनिक चीज़ बनाई जाए। अब मैं आपको दोबारा बोल दूं यार कोई ऐप बनाए, टू डू ऐप बनाए, तो थोड़ा सा बोर सीन लगेगा, क्या ये तो बना लिया हमने पहले से, या कैलकुलेटर बनाए, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ई कॉमर्स टाइप भी हमने बना लिया है, समझे। तो कोई नई चीज़ हो, ऐसी हो कि जिसको बनाने में मज़ा भी आए, ठीक है। क्या हो सकता है ऐसा, क्या हो सकता है? हाँ ना, कोई ऐसा आइडिया हो ना जिसको बनाए और मज़ा भी आए कि यार चीज़ बनाइए, ठीक है। कोई ऐसी वेबसाइट देख लें, ठीक है, या OLX टाइप कुछ बना दें, मार्केट प्लेस हो पूरा, जिस पर आके लोग अपने एड्स वगैरह लगाएं, ठीक है। पूरी UI इसकी छाप दें भले, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट बना दिया ना पूरा खुद से, समझे आप, रिएक्ट सीख गए बेहतरीन करके, अगर खुद से ही कंप्लीट बना दिया, जिसमें फायरबेस लगा दें, कोई मसला नहीं है। सेल करें तो प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह सब सबमिट हो और यहाँ पे एड्स भी शो हो रहे हो। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो जो आप नहीं बना सकते हो, सब बना सकते हैं आप। आपको जो जो चीजें आती है ना उनको यूज करके जो भी चीजें OLX में मौजूद है आप सब बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज में मसला होगा, ये जो लोकेशन सर्च होती है ना, इसमें मसला होगा। अच्छा, इसकी भी अगर आप ढूंढे तो API मिल जाएगी आपको, फ्री में नहीं होती, वैसे पेड होती है गूगल की API, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सर्च करेंगे, कुछ करेंगे तो इसका भी एक हल ये होगा कि इसको हटा के आप इसमें ना आप सर्च करेंगे भाई पाकिस्तान की जितनी भी मतलब सिटीज हैं वो सारी लिस्ट उठाओ गूगल से और यहाँ पे मैनुअली डाल दो, स्टैटिक डाल दो वैल्यूज, ठीक है। तो कंप्लीट एक बन जाए OLX। देखिए इतना कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ देखिए ये एक ऐड नजर आ रहा है, ये एक ऐड है, एक ये ऐड का पेज होना चाहिए जो खुल जाए सिंगल ऐड, और एक ये सेल पेज का फॉर्म होना चाहिए लॉगिन के बाद कि जिसमें सारा डेटा फिल करके बंदा ऐड अपना पोस्ट कर दे, बस। बाकी जितनी एक्स्ट्रा चीजें भले वो हटा दो, ठीक है। लेकिन कंप्लीट प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं हो कि हाफ हो, कोई मेरा लॉगिन नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा, कंप्लीट बन जाए। तो ये ऐसा होगा कि भाई आप कहीं जाओगे दिखाओगे यार ये मैंने बनाया रिएक्ट पे, तो बहुत फायदा होना है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें ना अगर बंदे के पास अभी टाइम है ना तो जितना जल्दी हो सके ना वो पोर्टफोलियो अपना बना ले, अच्छा है उसके लिए, ठीक है। लेकिन चले बंदे की एक जॉब भी लग जाती है ना कि भाई आप में से किसी की जॉब स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जॉब के बाद ना अपने पोर्टफोलियो पे वो काम नहीं कर सकेगा, अब वो जॉब कर रहा होगा, कमाने में लग गया, 1 साल बाद 1.5 साल बाद जॉब गई, ठीक है। अब कहीं जॉब नहीं मिल रही, उसने कहा मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ यार, फ्रीलांसिंग करेगा। फ्रीलांसिंग में क्लाइंट बोलता है कि पोर्टफोलियो दिखाओ भाई तुमने बनाया क्या पहले। अब तुम बोले यार हमारा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या दिखाएं क्लाइंट को, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन और बेहतर वक्त यही है आपके पास कि इस टाइम में जितना आप बना सकते हैं अपने लिए बना लें और एक पोर्टफोलियो पहले से सेटअप करके रख लें, ठीक है। फारिग ना बैठे, ठीक है। मैंने काफी लोगों को देखा है जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो सर 6 महीने हो गए जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। तो अब मैं पूछूं 6 महीने में तुमने क्या किया? कुछ नहीं, जॉब ढूंढी है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, सबसे बड़ा नुकसान 6 महीने में अगर उसको जॉब नहीं मिली ना भाई, वो कुछ बना लेता, अगर 2-3 बड़ी एप्स, आराम से उसको 6 महीने बाद जॉब मिल जाती, वो दिखा के देखो यार ये मैंने बनाया, उसका टैलेंट खुद सामने आया था, ठीक है। आप लेकिन उसने वक्त ऐसे ही ज़ाया कर दिया अपना, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि यार छोटी मोटे अपने प्रोडक्ट्स बना के उन्होंने लाइव भी कर दिए, उन पर एड्स लगा दिए, एड से कमा रहे हैं, चीज़ें बेच के कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ करके कमा रहे हैं, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो बन गया और थोड़ी बहुत अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अभी इस पे काम शुरू कर दें, तो
तो ये मैं एक असाइनमेंट के तौर पे आपको दे दिया, OLX इस पे शुरू हो जाए, ठीक है, और बनाए, ठीक है। बाकी हैकाथॉन का अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि होगा नहीं इस बार को, जाहिर सी बात है 2 दिन में तो नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हो सकता है हो जाए, तो फिर देखेंगे, या फिर ऐसा कर देंगे कि यार एक आध हफ्ता और रुक जाए, सबके रिएक्ट कंप्लीट हो जाए तो रिएक्ट पे करें डायरेक्ट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं वरना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेट मैं आपको दोबारा बता दूं, ठीक है। अच्छा, स्टेट के लिए इसमें रिएक्ट ने हमें एक मेथड दे दिया, कौन सा मेथड था, यूज स्टेट का, जो कि हमें 2 चीजें देता है एरे के अंदर, ठीक है भाई। कौन कौन सी चीजें देता है, एक में फर्स्ट में होती है इनिशियल वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे इसको पास करते हैं, जैसे कि मैंने इसको कहा गॉस, तो फर्स्ट में मिलेगी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, फंक्शन, ठीक है। बहुत इजी सिंटैक्स है इसका, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक स्टेट बन गई, ठीक है, एक तरह के वेरिएबल की तरह काम कर रहा है ये बस। अब आप इसको यूज करना चाहें तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नेम और इसको यूज कर लें, ठीक है। और अपडेट करना चाहें तो, जैसे अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा भाई, ऑन क्लिक इस पे फंक्शन और सेट नेम में मैं जो भी नेम देना चाहूँ वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसको चला लेते हैं, यार्न स्टार्ट, अच्छा लाइब्रेरीज एक्सप्लोर किया आपने, रिएक्ट की कोई इंस्टॉल करके चला के देखा, चल गया, गुड है। बहुत लाइब्रेरीज पढ़ी हुई, ठीक है, लाखों पढ़ी हुई लाइब्रेरीज, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हुई, आप देखेंगे आपको मिलेंगी। और ये जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ना रिएक्ट में, सेम चीजें रिएक्ट नेटिव में भी फॉलो होती हैं, उसमें भी क्लास कंपोनेंट थे पहले, अब फंक्शन भी आ गए, यही सेम स्टेट, वही लाइफ साइकिल हो, यही हर चीज उसमें चलती है, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ उसमें फर्क पता है क्या है, HTML नहीं है। जैसे ये div है, div की जगह उसने अपना कंपोनेंट आपको बना के दिया हुआ है व्यू, कि भाई ये यूज कर लो, ठीक है। तो ज्यादा अच्छी जो रेक, जब रेक समझ में आ जाएगी हमें, तो रेक नेटिव हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, हम 2 3 4 क्लास में उसको आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, सही है। तो ये यहाँ पे स्टेट की वैल्यू आ रही है, मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये फौरन अपडेट हो गई। तो एक इसका क्या है चीज कि भाई जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं ना, तो ये आपने याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और ये आपको समझ भी आना जरूरी है कि जब भी हम स्टेट को अपनी अपडेट करवाते हैं ना, तो हमारा कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, दोबारा चलता है, ठीक है। तो जब सेट अपडेट हुई, इसमें हो गया अहमद, और जब कंपोनेंट दोबारा चला तो यहाँ पे नेम में अहमद आ गया। अगर कंपोनेंट दोबारा नहीं चलता ना, तो यहाँ पे नेम में अहमद नहीं आता, बल्कि गौस ही रहता। कंपोनेंट को दोबारा लोड होने की वजह से यहाँ पे जो भी अपडेटेड नेम था हमारा वो आ गया। तो ये चीज एक छोटी सी ये आपने लाजमी याद रखनी है, सही भाई। अच्छा, इसमें डेटा बाइंडिंग वाली एक चीज थी, वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि वो क्या थी। क्या अगर हमारे पास एक इनपुट है और इस इनपुट में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो सीधा स्टेट में जाकर सेव होता है, इस पे हमने लगाया ऑन चेंज, फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमें इवेंट मिलता है और हमने कहा सेट वैल्यू में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने इनपुट को बाइंड कर दिया अपनी स्टेट के साथ, ठीक है। और यहां पे अगर मैं वैल्यू को शो कर दूं तो क्या होगा, जो इनपुट में लिखूंगा वो शो होगा नीचे या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है भाई। देखें, देख रहे हैं भाई ये कैसे हो रहा है, पता है कैसे हो रहा है, बताएं, समझे।
समझ में आया कि भाई ऑन चेंज कब चलता है? जब भी इनपुट में कोई चेंज आता है। ऑन चेंज में मैंने क्या करा हुआ है, सेट वैल्यू, स्टेट को अपडेट करा है मैंने। अच्छा, अब जब जब मैं इनपुट में कुछ लिखूंगा मेरी जो स्टेट है वो अपडेट होती रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई हुई है वो भी यहाँ पे अपडेटेड शो होती रहेगी। अच्छा, अब टू वे बाइंडिंग किसको बोलते हैं हम, जो कि एंगुलर के अंदर अपनी सपोर्टेड है उसकी टू वे बाइंडिंग। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इनपुट को स्टेट के साथ बाइंड तो कर दिया कि भाई इनपुट में जो भी चेंज होगा वो स्टेट में सेव होगा, लेकिन स्टेट को इनपुट के साथ नहीं किया कि भाई स्टेट को अगर मैं खाली करवा दूं तो इनपुट भी खाली हो जाए। ये काम अभी नहीं हमने। जैसे अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊं और मैं इसको बोल दूं रीसेट, इसका काम ये होगा कि वैल्यू को रीसेट कर दे। क्या किया जाए यहाँ पे, ऑन क्लिक सेट वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि ऊपर वाली वैल्यू सेट रीसेट हो जाएगी या ये वाली, या दोनों कैसे होंगी? रीसेट किया नीचे वाले हो गए, इनपुट की नहीं हुई, क्यों? बाइंड नहीं किया ना, ठीक है। अब इसको अगर स्टेट को भी हम इनपुट के साथ बाइंड करना चाहें तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू का एट्रीब्यूट दिया और इसमें स्टेट वाली वैल्यू पास कर दी। अब ये इस स्टेट की वैल्यू के साथ कनेक्टेड है। जब भी स्टेट की वैल्यू में आप कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गॉस, यहाँ पे ऑलरेडी गॉस लिखा हुआ आ गया, मैं इसको हटाऊंगा, ये देखें, तो अब ये इनपुट भी इसके साथ कनेक्ट हो गया और मैं इनपुट में कुछ लिखूंगा तो वो भी स्टेट को अपडेट करेगा। तो इसको बोलते हैं हम टू वे बाइंडिंग, कि दोनों तरफ से दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर ना, ठीक है। तो इसी वजह से हमें ना वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल वगैरह इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कि हम जो भी चीजें कंट्रोल करते हैं वो स्टेट से कर लेते हैं। डॉम पे कोई चीज शो करवानी है, हाइड करवानी है, स्टेट से करवा लें, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आप लॉगिन साइन अप का एक पेज बनाऊं, बूटस्ट्रैप को यूज करके बना देते हैं, लगी हुई इसमें, हाँ ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे कर देते हैं, टेलविंड भी बता देते हैं आपको। आर्न का पहले ग्रेड हम समझेंगे फिर करेंगे। आर्न का ग्रेड जो है ना अभी जैन भाई आपको समझाते हैं, जैन भाई बहुत अच्छा काम किया हुआ उस पे, आर्न के ग्रेड पे, तो अभी समझाएंगे आप। फॉर्म्स पे आते, अभी सिंपल मैं आपको ना स्टेट के साथ ये करके दिखा रहा हूँ कि यार जब तक हम मल्टीपल पेजेस पे नहीं आए रिएक्ट पे ना, हमने राउटिंग नहीं पढ़ी, तो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि हम लॉगिन भी दिखाएं, साइन अप भी दिखाएं। फॉर्म्स किधर है इसके भाई, ये आ गया भाई फॉर्म, ठीक है। मैंने कॉपी किया, कंपोनेंट बनाया एक, form.jsx, इसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक फॉर्म नाम रख देते हैं इसका, एग्जाम्पल को हटाकर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि app.js में एक पेज बनाना है लॉगिन का और एक बनाना है साइन अप का, मतलब लॉगिन और साइन अप दोनों यूजर को शो हो सके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे काम हम ये करते हैं कि इसको कंटेनर वगैरह देकर और रॉ वगैरह देकर अपने फॉर्म को सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, रॉ और फिर कॉलम और बेसिक फॉर्म, ठीक है। ऊपर इंपोर्ट हुआ होगा, कहाँ क्या इसमें इंपोर्ट, ये आ गया भाई, ठीक है।
सेंटर नहीं आ रहा भाई, कैसे किया जाए? कॉलम को हम थोड़ा कम कर दें और इसको हम कर दें सेंटर, ठीक है। और थोड़ी सी इसमें हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। सेट है भाई। तो यहाँ पे हम जो है ना हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये जो है लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं कि एक बटन यूज करते हैं वो स्टेप का, कि अगर आपको साइन अप करना है, ठीक है, रजिस्टर नाउ। ठीक है, रजिस्टर नाउ। मैं चाहता हूँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँ, मुझे रजिस्टर का फॉर्म नजर आ जाए, और फिर रजिस्टर पे जाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो वापसी लॉगिन का आ जाए। तो बगैर राउटर के इसको कैसे मैनेज करेंगे बताएं, चले आप कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया आजकल तुम लोगों को भाई, नींद में आती है? तो भाई एक स्टेट बना लेंगे, ठीक है। इसको हम बोल देंगे ऑथ टाइप या सिर्फ टाइप, जो भी इसमें हम रखना चाहे रख सकते हैं, सेट टाइप। और इसमें पहले रखते हैं लॉगिन, सेट है। अब यहाँ पे मैं इस कॉलम पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ, टाइप अगर लॉगिन हो तो ये दिखाओ, अच्छा वरना ये वाला फॉर्म दिखाओ। और इसको हम कर देंगे रजिस्टर, सेट है भाई, समझ में आई? अच्छा, अब जो बटन है यहाँ पे इसको कर देते हैं लॉगिन नाउ। अब रजिस्टर नाउ वाले बटन पे हम बोलते हैं ऑन क्लिक, और स्टेट में आप टाइप सेट कर दो रजिस्टर, ठीक है। और नीचे हम लॉगिन वाले बटन पे बोलते हैं कि टाइप सेट कर दो लॉगिन, बन गई ये चीज, ठीक है। लॉगिन आ रहा है, ये आ गया रजिस्टर, ठीक है भाई। तो देखिए कितने जल्दी ये काम हो गया, ठीक है। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक स्टेट को यूज करके हमने दोनों पेजेस को हाइड और शो कर दिया, सही है। तो देखिए जब तक अच्छी तरह हम यूआई समझ लेना, पहले हमारी फर्स्ट पीरियड देखिए, रिएक्ट हम पढ़ी इसी वजह से रहे कि यार अच्छी यूआई सीख लें हम, और रिएक्ट है भी इसी यूआई बनाने के लिए ना। रिएक्ट की लाइब्रेरी पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो अभी फिर हम राउटर भी देख लेते हैं, और फिर राउटर से फिर हम अलग अलग पेजेस इसके बनाते हैं। अच्छा, राउटर जो है वो रिएक्ट का अपना नहीं है, मतलब रिएक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह को इंस्टॉल करके राउटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कि कौन सी है, रिएक्ट राउटर डॉम। किसने ये पहले से एक्सप्लोर कर ली? देखिए एक दो लोगों ने पहले से ही देख ली, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम राउटिंग करते हैं। राउटिंग का काम क्या है? अच्छा, राउटिंग भी हो सकता है पीछे यही कर रहा हो कि भाई टाइप लॉगिन हो तो लॉगिन का पेज दिखाए, टाइप रजिस्टर हो तो रजिस्टर दिखाए, लेकिन इसने हमारे लिए आसानी कर दी। हमें बोलता है भाई आप पहले से राउट बना के मुझे बता दो कि कौन सा पेज किस यूआरएल पे दिखाना है, कि जब मैं ब्राउजर पे आके ऊपर लॉगिन लिखूं तो आप लॉगिन दिखाना। तो इसको हम पहले से बता देंगे। अगर मैं ब्राउजर पे आके यहाँ पे रजिस्टर लिखूं तो रजिस्टर दिखाना, तो ये भी इसको हम पहले से बता देंगे। तो बाकी सारी चीजें वो खुद मैनेज कर लेता है, ठीक है। बाकी राउटर के अंदर ही फिर हम पब्लिक राउट और प्रोटेक्टेड राउट जो बनते हैं वो सब बनाते हैं, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में तो हमें बड़ा इशू आया कि जो हमने वो काम किया था कि यार लॉगिन हो जाए तो उसको प्रोफाइल पे ले जाओ, और अगर लॉगिन नहीं है तो प्रोफाइल से उसको वापसी लॉगिन वाले पेज पे ले आओ, ठीक है। तो वो हमने कैसे किया था, फायरबेस ऑथ से। तो इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें राउटिंग बहुत अच्छी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। राउटर आप पहले से राउटर को बता देंगे कि अगर लॉगिन हो तो ये वाले राउट्स दिखाना, और अगर लॉगिन नहीं हो तो ये वाले राउट्स नहीं दिखाना, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई।
अच्छा अब हम थोड़ा सा इसमें लाइफ साइकिल देख लें और उसके बाद फिर जैन भाई आपको ग्रेड वगैरह थोड़ा बता देते हैं। फंक्शन दोबारा से मैंने बना लिया इसको, रिटर्न ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें मुझे अब एपीआई कॉल करनी है, ठीक है, तो इसमें कैसे की जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक मेथड ने सबको रिप्लेस कर दिया, तो वो कौन सा मेथड था, वो था यूज इफेक्ट, ठीक है। ये आपसे एक कॉल बैक लेता है और एक डिपेंडेंसी एरे लेता है, ये दो चीजें लेता है ये आपसे, एक कॉल बैक फंक्शन और एक एरे। एरे ऑप्शनल है, अगर नहीं दोगे तो इसका भी एक मतलब ये अलग वे में काम करेगा, एरे दोगे तो अलग वे में काम करेगा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा अब कंपोनेंट डिड माउंट ने जो काम किया था वहां पे क्लास वाले में, वो कब किया था कि जब रेंडर हो गया, यूआई वगैरह सब रेंडर हो गया, सबसे लास्ट में जाके कंपोनेंट डिड माउंट चला, एपीआई कॉल करी और डेटा ले आया। तो यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट वाला काम करता है यूज इफेक्ट, कॉल बैक और एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे का मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा सिर्फ जब ये चलेगा, उसके बाद चाहे कंपोनेंट जितनी बार भी रेंडर हो जाए ये नहीं चलेगा। अच्छा इसको हम समझते हैं काउंटर के एग्जांपल से, तो मैं यहाँ पे जो है ना एक काउंटर बना देता हूं, सेट काउंटर, ठीक है। इसमें मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे मैंने काउंटर को शो करवा दिया और यहाँ पे मैंने दो बटन बना लिए, एक में माइनस और एक में प्लस रख दिया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ऑन क्लिक को फंक्शन ये क्या करेगा, सेट काउंटर काउंटर -1 और नीचे वाला क्या बोलेगा भाई, +1। तो अगर आप देखें इसको तो ये काउंटर हमारा रेडी है। अच्छा अब इसमें ना मैं क्या करता हूँ, फिलहाल एक console.log लगा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है भाई, रीलोड किया, फर्स्ट टाइम चल गया ना भाई। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूं, नहीं चल रहा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट कब चला, वेरी फर्स्ट टाइम, जब कंपोनेंट चलेगा फर्स्ट टाइम, ये सारी यूआई वगैरह जब रेंडर हो जाएगी, देखिए ये डिव बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, उसके बाद यूज इफेक्ट चल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट क्लास वाले में बिल्कुल सेम यही काम कर रहा था, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान है, यूज इफेक्ट, कॉल बैक और एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टाइम चलाना है, उसके बाद ना चले। देखिए उसके बाद कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो रहा है, ये वैल्यू अपडेट हो रही है, इसका मतलब कंपोनेंट दोबारा चल रहा है, लेकिन कंपोनेंट के दोबारा चलने पे ये नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहता हूं नहीं यार, ये जब जब कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो ना, तो उसके साथ साथ ये भी रेंडर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट, कॉल बैक और सेकेंड आर्गुमेंट आप कुछ भी पास ना करें, एम्प्टी छोड़ दें उसको, ठीक है। तो अब ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये फर्स्ट टाइम भी चलेगा और साथ में जब जब कंपोनेंट रीरेंडर होगा तब ये भी दोबारा चलेगा। देखिए मैंने रीलोड किया, फर्स्ट भी चल गया, सेकंड भी चल गया, दोनों चल गए। इसको 1 कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। 1 भी चल गया और 2 भी चल गया। अच्छा अब मैंने कंपोनेंट को रीरेंडर करा, सिर्फ 2 चला, 1 नहीं चला। 1 क्यों नहीं चला, क्योंकि एम्प्टी एरे का मतलब है सिर्फ एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम बाद, उसके बाद नहीं चलेगा। और अगर एम्प्टी एरे आप ना दो तो इसका मतलब है कि जब जब कंपोनेंट रेंडर होगा उसके साथ साथ ये भी रेंडर होगा। अच्छा अब मेरे पास 2 3 4 स्टेट भी हो सकती हैं, एक वैल्यू की कोई स्टेट हो जाए, ठीक है, एक नेम की कोई स्टेट हो जाए,
ठीक है, तो अब इसमें पता क्या है, अब या काउंटर अपडेट हो या वैल्यू अपडेट हो या नेम अपडेट हो, तीनों बारी में ये दोबारा चलेगा, क्योंकि इसका लिंक किससे, कंपोनेंट से। जब जब कंपोनेंट रेंडर होगा ये भी होगा। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ एक और आ जाता है हमारे पास, टेस्टिंग 3। इसमें फर्स्ट टाइम तो चलेगा, ये वाला भी फर्स्ट टाइम चलेगा। अब इसमें हमें इसको बताना होता है कि इसको दोबारा कब चलना है, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलता हूं कि दोबारा आप चलना जब काउंटर अपडेट हो जाए। तो इस एरे में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, एरे में जो भी वैल्यू पास करेंगे, तो जब वो वैल्यू अपडेट होगी तब ये दोबारा चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या पास कर दिया, काउंटर, रीलोड किया, देखिए फर्स्ट टाइम तो तीनों चले, 1 2 3 1 2 3 तीनों चल रहा है। अब देखते हैं सेकंड टाइम, 2 और चला, 3 चला। 3 क्यों चला, अच्छा काउंटर दिया। चले, अब अगर मैं नेम को अपडेट कर दूं, यहां पे मैं यूज कर लूं नेम, ठीक है, और यहां पे मैं एक बटन बनाऊं और इसको बोलता हूं अपडेट नेम, ऑन क्लिक मैंने कहा भाई सेट नेम, और इसमें मैंने कर दिया अहमद, ठीक है। फर्स्ट टाइम तीनों चले, सेकंड टाइम 2 और 3 चला। अच्छा, मैंने जब काउंटर अपडेट किया, अच्छा अब मैं नेम अपडेट कर रहा हूं तो सिर्फ 2 चला, 3 क्यों नहीं चला, 3 क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने 3 को बोला है कि जब सिर्फ काउंटर अपडेट हो ना तब चलना, काउंटर के अलावा जो कुछ भी अपडेट हो कोई मसला नहीं है भाई, नेम अपडेट हो, वैल्यू अपडेट हो, तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब जब काउंटर अपडेट हो तो जब आपको दोबारा चल जाना है, सेट है भाई। तो इसमें और भी आप पास कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप बोलते हैं काउंटर कॉमा नेम। अब क्या करेगा कि या काउंटर अपडेट हो या फिर नेम अपडेट हो, चल जाना। 3 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, स्टेट के अलावा प्रॉप्स भी हो सकते हैं कि जब कोई प्रॉप अपडेट हो तो ये चले। अच्छा, इन चीजों के अलावा और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे लोकेशन भी हो सकती है, ठीक है, कि भाई पाथ चेंज ऊपर का, ये जो पाथ होता है ना ये भी चेंज, अगर ये चेंज हो तो चलना दोबारा। तो इसमें इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये वाला किसके जैसा है, उसमें याद है आपको क्लास में मैंने बताया था लाइफ साइकिल कि जो अपडेट होने में चलता है, क्या था याद है, भूल गए, भूल गए, देखें माशाल्लाह से। देखिए छोटी सी चीज थी, वो इमेज आप सेव कर लेते याद हो जाता। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो वो कब कब चलता है कि जब जब, अच्छा अब इसमें ये फीचर है, लेकिन इसमें इन्होंने इसको और अच्छा कर दिया। और अच्छा क्या कर दिया कि आप खुद बता दो कि जब कब चलना है इसको, कौन सी वैल्यू अपडेट हो तो मैं इसको चला दूंगा, ये ज्यादा बेहतर है ना। उसमें तो ये होता कि वो तो हर किसी के अपडेट पे चल रहा है, कुछ भी अपडेट हो। तो वो वाला भी हमारे पास, वो कौन सा, ये वाला, ये हर अपडेट पे चल रहा है। और इसमें एक और एडिशनल इन्होंने डाल दिया कि अगर आप चाहते हैं हर अपडेट पे ना चले बल्कि सेलेक्टेड चीजों पे चले तो हमें बता दो। सेटअप है तो तकरीबन सबको इसने कवर कर दिया यूज इफेक्ट ने। एक रह गया जो था अनमाउंट, याद है। अच्छा, अनमाउंट की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कैसे। ये जो काउंटर है ना, काउंटर शो हो रहा है, इसका अलग कंपोनेंट बना देता हूं मैं, सही है। इसका नेम मैं रखता हूं काउंटर डॉट JSX फंक्शन काउंटर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस समझे एक हेडिंग होगी H1 की, जो कि जो भी काउंट आ रहा है वो शो कर देगी। प्रॉप्स के अंदर काउंट रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर। app.js में आके यहाँ पर मैं H1 को रिमूव करके काउंटर के कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको काउंट पास कर दिया और काउंट में मैंने इसको काउंटर दे दिया, ठीक है। तो ये देखें
सेट है भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने सेपरेट कंपोनेंट बना दिया इसका, बस सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं, मैं इसको बोलता हूं अगर काउंटर 10 से कम हो तो ही इसको दिखाना। अच्छा ये वाला टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, इसका ही पता है ना आपको? एंड का मतलब क्या होता है? दोनों। एंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली चीज मैंने शायद आपको जावास्क्रिप्ट में भी समझाई थी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना तो ही वो आगे जाएगा, अगर ये वाली फॉल्स होगी ना तो फिर वो आगे ही नहीं जाएगा। अच्छा अगर ये वाली फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे फॉल्स रेंडर कर देगा। अच्छा अभी जो फॉल्स जो है ना, अच्छा खैर ये तो इसने स्ट्रिंग रख दिया, अगर वरना एक्चुअल वाला जो फॉल्स है ना वो इस पर रेंडर नहीं होता डॉम पे, ठीक है? तो डॉम पे कुछ नजर ही नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इस कंडीशन में होगा क्या, जब तक काउंटर 10 से छोटा है तो ये नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है तो वो आगे जा रहा है, ठीक है? ये शॉर्ट तरीका है, वरना इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क कि अगर जब काउंटर 10 से छोटा हो तो ये दिखाना, वरना कुछ भी नहीं दिखाना, नल दिखा देना। तो या तो ये कर लें, वरना वो इसका शॉर्ट तरीका है एंड लगा दें बस। एंड क्या करेगा, ये ट्रू होगा तो ये दिखाएगा, वरना कुछ भी नहीं दिखाएगा। रिएक्ट में ये बहुत यूज होता है, एंड भी होता है और भी होता है, पूरा क्वेश्चन मार्क मतलब दो इफ एल्स वाला जो टर्नरी ऑपरेटर पूरा वो भी यूज होता है, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? अच्छा देखें अब मैं इसको प्लस करता हूं, अभी तक नजर आ रहा है, जैसे 10 से आएगा क्या, ठीक है? अब ये कंपोनेंट समझे एक तरह से खत्म हो गया, अनमाउंट हो गया। क्या हो गया? अनमाउंट हो गया, यानी मर गया, ठीक है? तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस कंपोनेंट में रहते हुए आपको पता चलना चाहिए कि जब ये कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है, ठीक है? तो आपको 3 बताए थे मैंने लाइफ साइकिल में, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, ठीक है ना? कि भाई जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए तो पता चले कि भाई अनमाउंट हुआ है। तो वो कैसे होता है, वो भी यूज इफेक्ट ही कवर करता है, ठीक है? यूज इफेक्ट को आप देंगे कॉलबैक एम्प्टी एरे। इस वाले का क्या मतलब था? फर्स्ट टाइम, वन टाइम चलेगा, ठीक है? तो वन टाइम तो ये चल जाएगा, देखिए वन टाइम तो ये चल गया, टेस्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है? काउंटर टेस्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है? काउंटर टेस्ट फर्स्ट टाइम चल गया, सेकंड टाइम ये नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए जब पेरेंट रेंडर होता है ना, जब ये पेरेंट वाला रेंडर हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी दोबारा रेंडर हो रहा होगा, ठीक है? तो इसके री रेंडर होने पे भी ये नहीं चल रहा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चलना था। अच्छा अनमाउंट कैसे करेंगे? ये जो कॉलबैक है ना यूज इफेक्ट का, कॉलबैक के अंदर आप एक और फंक्शन रिटर्न कर देंगे इस तरह से, और ये वाला फंक्शन कब चलेगा? जब हमारा काउंटर मर जाएगा, ठीक है भाई? मतलब अनमाउंट हो जाएगा, ठीक है? काउंटर मर जाएगा, फर्स्ट टाइम भी चल गया। अच्छा अब अगर मैं इसको मार दूं, ठीक है भाई, ये चल गया, सेटअप है। तो ये वाला जो रिटर्न है ये अनमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा अनमाउंट ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह यूज करना पड़ जाए, बहुत कम जगहों पे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पे आपको कंपोनेंट का अनमाउंट पता चल जाए। कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई यूजर क्विज दे रहा ही नहीं दे रहा, जब यूजर का क्विज खत्म हो जाए तो कुछ काम करो, ठीक है? जब जो टाइमर चल रहा है ऊपर वो खत्म हो जाए तो कुछ काम करो, रिजल्ट शो कर दो यूजर को। तो इस तरह के सिनेरियो में ये इसका यूज हो सकता है, ठीक है? वरना यूज इफेक्ट इसके अलावा जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है? अच्छा इसकी एक अच्छी सी इमेज थी जिसमें सारा ये लिखा हुआ है ना, शायद मिल जाए गूगल पे, वरना मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। इस तरह की थी, मेरे पास सेव होगी तो मैं आपको देखें। ये भी बता रहा है कि भाई फर्स्ट रेंडर एंड अपडेट, फर्स्ट रेंडर एंड अपडेट मतलब फर्स्ट पे भी चलेगा और हर अपडेट पे भी चलेगा। और ये वाला क्या बोल रहा है? फर्स्ट रेंडर ओनली,
और नीचे वाला अपडेट ओनली, कि जब वेरिएबल अपडेट होगा तब ये चलेगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, कोई इतना ज्यादा इसका ना कोड है ना इतनी सारी इसमें जो चीजें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, अच्छा एक और हुक बता देता हूं, यूज इफेक्ट के जैसा ही एक हमारे पास हुक होता है यूज लेआउट इफेक्ट। ठीक है, इसमें इतने सारे नहीं होते, इसमें बस जो है ना ये कंपोनेंट डिड माउंट है ना हमारे पास, कंपोनेंट डिड माउंट जैसा एक कंपोनेंट विल माउंट भी होता था हमें क्लास कंपोनेंट में हमारे पास, जो कि वो और ज्यादा पुराना है। ठीक है, कंपोनेंट विल माउंट का मतलब ये होता है, देखिए कंपोनेंट डिड माउंट जो कि इसमें हम यूज कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, यूज इफेक्ट, और इसमें हम दे रहे थे एम्प्टी एरे। इस वाले का मतलब ये है कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा ना, सारी यूआई वगैरह रेंडर हो जाएगी, डिव बन जाएगा, यहाँ पे h1 बन जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जाके ये चलेगा। ठीक है, अच्छा सेम काम ये भी कर रहा है यूज लेआउट इफेक्ट। फर्क क्या है, ये हमारी यूआई रेंडर होने से पहले चल जाएगा, बात समझ में आई? ऊपर वाला यूआई रेंडर होने के बाद चलेगा और नीचे वाला यूआई रेंडर होने से पहले चल जाएगा। नीचे वाले में बस इतना ही होता है, इसमें ये नहीं होता। अच्छा इसमें भी डिपेंडेंसी एरे दे सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ इस काम के लिए यूज करते हैं कि भाई यूआई रेंडर होने से पहले अगर आपने कोई काम करवाना है ना तो आप इससे करवा लें। ठीक है, कि भाई यूआई रेंडर ना हो उससे पहले पहले ये काम हो जाए, तो आप इससे करवा सकते हैं। तो अगर आप सर्च करें यूज इफेक्ट वर्सेस यूज लेआउट इफेक्ट, क्या बोल रहा है, both of these react hooks do a similar thing and work the same way. ठीक है, the difference come from where use layout effect will be called before the user can see the visual changes. ठीक है, in that render whereas use effect will be called after a user is able to see visual changes. ठीक है, विजुअल चेंजेस क्या है भाई, ये जो यूआई की जो चेंजेस है ना इसके बारे में, कि भाई जब यूजर विजुअल देख ले, मतलब यूआई देख ले, उसके बाद यूज इफेक्ट चलता है, और इससे पहले यूज लेआउट इफेक्ट, बस दोनों में ये फर्क है। ठीक है, तो भाई इसकी प्रैक्टिस जो है ना ज्यादा से ज्यादा भाई नीड है, आपको जरूरत है कि भाई ये आप करें। और इसके अलावा भी काफी सारे हुक्स है हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही थे, मतलब ये आपको आ गए तो आप रिएक्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पास और हुक्स हैं जो परफॉर्मेंस के लिए होते हैं ना, जो परफॉर्मेंस अच्छी करे। अब जैसे कि यार ये री रेंडर होना ना एक तरह का मसला भी है, एक तरह का इशू भी है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, एक लिस्ट है जिसमें यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 इस तरह करके 1000 यूजर रेंडर हुए हैं। कितने? 1000। अब आप जब काउंटर अपडेट कर रहे हैं ऊपर, तो ये 1000 दोबारा रेंडर हो रहे होंगे, ऐसे ही हो रहे होंगे ना भाई, जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो वो भी रेंडर होंगे। तो ये एक इश्यू है भाई, कि भाई जब कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा है तो सारी चीजें दोबारा री रेंडर हो रही है, परफॉर्मेंस का मसला आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्ट ने कुछ हुक्स दिए कि भाई ये जो लिस्ट होगी इसको आप रोक दो कि ये री रेंडर ना हो, इसके अलावा जो कुछ भी कंपोनेंट में काउंटर वगैरह जो भी सब री रेंडर हो जाए, ये री रेंडर ना हो। तो अब इस तरह के कुछ हुक्स हैं जो कि हम देखेंगे आगे राउटर के बाद। ठीक है, पहले राउटर देखेंगे और राउटर के बाद फिर वो देख लेंगे। ठीक है, बाकी इस तकरीबन समझे काफी सारी चीजें आपने इसमें कवर कर ली जो कि इम्पोर्टेंट थी। बस एक चीज इम्पोर्टेंट इसमें रह गई है जो कि राउटर है। ठीक है, और बाकी बिल्ड का शायद आपको पता चल गया वो कैसे बनती है, yarn run build या फिर npm run build। अच्छा ये बिल्ड क्या करता है पता है, क्या करता है कि देखिए अभी जो हम काम कर रहे हैं ना इसमें कितनी सारी फाइल्स हैं, नोड मॉड्यूल्स भी, अगर ये कहीं पर डिप्लॉय कर दें तो भगाएगा, बोलेगा क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो क्योंकि ये सारा कोड जो है ना रिएक्ट का है और ब्राउजर को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं इसकी बिल्ड बना रहे हैं, तो जितना भी इसमें सारा कुछ है वो स्टैटिक फाइल्स में कन्वर्ट हो रहा है। स्टैटिक फाइल्स में मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये देखिए इसने बिल्ड का फोल्डर बना दिया, बिल्ड के फोल्डर में अब हमारे पास ये सारी स्टैटिक फाइल्स आ गई।
index.html खोलेंगे कुछ नजर नहीं आएगा, क्यों? इसको चलाने के लिए नीड है सर्वर की, ठीक है ना? पता है ये बात या नहीं? कभी आप कंफ्यूज हो कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो सर्वर पे चला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बिल्ड के फोल्डर में जाऊं, ये देखिए मैं बिल्ड के फोल्डर को खोलता हूं और इसको मैं लाइव सर्वर पे चला देता हूं। अब नजर आएगा इसमें ना सर्वर के ऊपर आ गया भाई, सही है। तो लोकली ये नहीं चलेगा, इसके लिए सर्वर चाहिए होगा हमें। एक ये चीज हो गई। अच्छा, अगर आपने डिप्लॉय करना है कहीं पर तो कैसे करेंगे? बिल्ड का फोल्डर डिप्लॉय कर देंगे। अब जो नेटलिफाई पे अगर हम करके देखें तो यहाँ पे हम बिल्ड का फोल्डर उठाएंगे और ये ड्रॉप, ठीक है भाई, डन हो गया। मैं इस लिंक को खोलता हूं तो ये आ गया भाई, हमने जो किया था ये देखिए, ठीक है, सब हो रहा है, आ गया वापसी, सेट है ना, सही चल रही है हमारी फंक्शनैलिटी। अच्छा, बिल्ड में जो है ना देखिए एक और चीज होती है सिक्योरिटी के लिए कि अब आपने ये बिल्ड बनाई और लाइव किया ना, अब जो कोड आपने लिखा है ना वो सब देख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं ना, इस रिएक्ट में भी देख सकते हैं। अच्छा, व्यू पेज सोर्स करेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, एक तो सबसे बड़ा फायदा रिएक्ट का ही है, कुछ नजर नहीं आता, ठीक है, ये इंडेक्स की फाइल दिखाता है। अब इसमें सिर्फ एक आईडी पड़ा हुआ है, इसमें आईडी रूट है, इसमें क्या दिखेगा? वो जो भी काम है जावास्क्रिप्ट की फाइलों से हो रहा है इसके अंदर, तो ये सबसे अच्छा इसमें फायदा है, हमारा कोड यूजर को नजर नहीं आता, ठीक है, लेकिन एक तरीके से नजर आ जाता है, ये किसी भी वेबसाइट का कोड नजर आ जाता है। सोर्स में जाएं, स्टैटिक के फोल्डर में जाएं, ये आ गया आपका कोड जावास्क्रिप्ट, ये देखें app.jsx आ गई, ये हमारा सारा कोड है, इंडेक्स और ये सारे कंपोनेंट सेटअप है, जो जो यूज हुए वो आए। देखिए इसने बाकी ये कंपोनेंट उठाए नहीं, कंपोनेंट हमारे पास और भी थे, अगर आप देखें ना यहाँ पे कंपोनेंट्स में हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट्स थे, लेकिन इसने सिर्फ कितने उठाए? काउंटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूज हमने काउंटर किया, बाकी सारे जो थे वन यूज थे, ठीक है, सारा कोड नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हाइड कर दें क्या या नहीं करें? करना चाहिए, ठीक है, तो हाइड भी हो जाता है। कैसे होगा हाइड? अच्छा, अभी मैं आपको ना बेसिक तरीका बता देता हूँ, वरना इसका एक और तरीका होता है, env के अंदर आप एक वेरिएबल सेट करते हैं तो वो रिएक्ट खुद हटा देता है। env मैंने नहीं बताया ना अभी, वेरिएबल्स कह रहे, वो भी इजी है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, बिल्ड जो बनी है ना, बिल्ड के अंदर ये स्टैटिक का फोल्डर है, इसमें आ जाए, डिलीट नहीं करना, css में आ जाए, इसके अंदर दो फाइल है, एक के आगे डॉट मैप लिखा हुआ आ रहा है, मैप वाले उड़ा देंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आ गए, दो के आगे मैप लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वाली मैप वाली उड़ा दी और ये वाली मैप वाली उड़ा दी। अब डिप्लॉय कर दें, अब डिप्लॉय कर देंगे तो फिर उसका सोर्स कोड नजर नहीं आएगा, ठीक है, हाइड हो जाएगा वो। सही तरीका है, हाँ सही तरीका बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आप जब दोबारा बिल्ड बनाएंगे ना तो फिर वो जनरेट हो जाएंगी दोबारा, तो हर बार आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं यार हर बार करना ना पड़े तो उसका भी तरीका है, वो env वेरिएबल आप एक सेट कर देते हैं, उससे फिर ये हो जाता है, सेट है भाई। तो इससे जो है ना आप डिप्लॉय करेंगे, मैं डिप्लॉय नहीं कर रहा, या कर देते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। स्टैटिक मैप डिलीट की, और अच्छा किसी भी वेबसाइट के रिएक्ट पे काम हुआ होता है ना तो मैं चेक कर लेता हूँ कि उनका कोड शो हो रहा है नहीं हो रहा। काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के मैंने देखे कोड शो हुआ होता है, उनको पता नहीं होगा ये चीज, इंटर्नशिप पे रखा हुआ होगा ना बंदा, उसने काम किया होगा, तो मतलब ऐसे ही देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, कोड शो हो रहा होता है पूरा यार, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है कि कोई भी आके आपका कोड देख ले, और कोड भी इतना बेकार हुआ होता है कि देख के लगता है कि यार सैलरी कम दी होगी बंदे को, ठीक है, वही बात ना, हमारे यहाँ बंदे को सैलरी कम मिले तो कोड अच्छा करने के बजाय वो बुरा कर देता है, ठीक है, तो ये ज्यादा कोशिश ये करनी है भाई ऐसी चीजों को हम देखें और सेव रखें अपने कोड को ना,
किसी को भी काम करके दें, ये नहीं देखना कि भाई पैसे कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो दूसरा बंदा देखेगा ना, वो आपका कोड देखेगा, आपको गालियां देगा, क्या कोड लिखा है बंदे ने यार, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी वाकई मैंने कंपनीज का देखा है कोड खुला हुआ पड़ा है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक टाइप, उनके कोड खुले हैं, सब नजर आ रहा है कि क्या कर रहा है। देखे यार इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है और जो है वो सारा कोड खुला हुआ है, ठीक है। और तो और जब बैकएंड बनाते हैं तो बैकएंड की एपीआईज भी खुली हुई छोड़ देते हैं, ये कोई भी आया डेटा देख ले। जैसे जेसन प्लेस होल्डर ये एपीआई है ना, आप फेच करते हैं, ये तो पब्लिक डेटा है, डमी डेटा है, वहां पे रियल डेटा खुला हुआ पड़ा हुआ होता है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये कैसे चेक करते हैं बताते हैं, मैं ट्राई कर रहा था एक वेबसाइट का, नहीं हुआ डेटा फेच करने का, ठीक है। तो ये नोड.जेएस के टाइम पे बताएंगे, ठीक है। देखिए चीजें इतनी सारी हैं, चीजें इतनी हैं, वही बात है ना। अब मैंने थोड़ी चीजें ज्यादा पढ़ाई, आपने सर आपने तो खींच डाला रिएक्ट का, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आती है बंदे को एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो खैर चैन भाई ओवर टू यू, थोड़ा सा ग्रिड समझा दें सबको। देखिए आर्ट डिजाइन जो है वाकई बहुत बेहतरीन पैकेज है और मुझे पर्सनली बहुत इस पे मजा आता है काम करके। अच्छा होता ये कि मुझे एक चीज दी जाए ना, ये बनाना है यार आपने, और कोई मुझे टेम्पलेट दे दे यार, ये टेम्पलेट है, इसको एडिट करके बना दो, मुझसे काम नहीं होता, पता नहीं क्यों। एक है फैक्ट है क्या, मुझे मजा नहीं आएगा उस पर काम करने में कि उसको मैं एडिट करूं, फालतू चीजें उसमें से हटाऊं निकालूं। मैं चाहूंगा यार मैं इसको फ्रॉम स्क्रैच बनाऊं, ठीक है। पहले आर्ट डिजाइन डाल दो, ठीक है। तो आर्ट डिजाइन में क्या है कि चीजें आपको बनी बनाई मिल रही है, जो चीज चाहिए सिर्फ वही वहीं से उठाओ, आपके कोड में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये लाइब्रेरीज जो है ना मुझे पसंद है और बहुत लोग इस पे दुनिया भर से काम कर रहे हैं। मटेरियल यूआई भी अच्छी है, आर्ट डिजाइन भी अच्छी है, और भी हो सकती है, और कोई है पॉपुलर ज्यादा, ठीक है भाई। ये दो काफी पॉपुलर है। रिएक्ट एलिमेंट्स भी शायद एक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो आपको पता ही है। अच्छा ये रिएक्ट नेटिव की है, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह काफी सारी लाइब्रेरीज हैं और बाकी आजकल लोग भाई टेलविंड बहुत यूज कर रहे हैं, इसका काम बहुत है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो इससे भी काफी सारी चीजें हमारी आसान हो जाती हैं और इसकी क्लासेस भी आपने याद कर ली ना तो बहुत फायदा होगा। VS कोड में जिस तरह बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन है ना, इसकी भी मौजूद है कि वो खुद सजेशंस आती हैं आपको कि भाई ये क्लासेस की मौजूद है, तो ये भी करते हैं। लेकिन आर्ट डिजाइन कोशिश करें समझे अच्छा और फिर उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखें। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई देखो आर्ट डिज़ाइन जो है ना सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर चीज़ें जो है ना बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना इसका मटेरियल से, तो मटेरियल थोड़ी मुश्किल है, मतलब है वो भी सही, लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे तो फिर आपको ये सिंपल लगेगी, सही है ना। अच्छा देखें इसके सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के ऊपर। अच्छा देखें सबसे पहले जो है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप कभी भी आओ ना तो सबसे पहले उसके ऊपर ये देखो ये वर्जन्स होते हैं, सही है। अभी देखें इनका वर्जन अपडेट हो गया है। अगर मैं 4 पे जाता हूँ ना, देखें, अच्छा एक मिनट, डॉक्स में जाते हैं हम। अच्छा देखें इसने जो है ना तरीकेकार बताया हुआ 4 के अंदर कुछ, ठीक है। npm इंस्टॉल आर्ट, जिस तरीके से हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं। अच्छा इसके अंदर जो है ना इसने ये देखेंगे एक फाइल ये भी दी हुई होगी, देखें CSS की फाइल, अच्छा ठीक है। अच्छा अभी जो 5th का जो इसका वर्जन है ना 5.2, उसके अंदर फाइल हमें इंपोर्ट नहीं करनी। अच्छा यहाँ देखें ये फाइल हमें कहाँ इंपोर्ट करनी है, app.css है ना आपकी, जहाँ पे आपका रूट फोल्डर होगा app.js का फाइल, वहाँ पे जाके आप इसको CSS की फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो आपकी CSS इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जब आप 5 के अंदर जाएंगे ना तो 5 के अंदर ये सीन नहीं है भाई, करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करेंगे तो फिर वो नीडेड नहीं है, सही है। देखिए इसके अंदर आप आएंगे तो नीडेड नहीं है, सही है। अच्छा सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये सही है। अच्छा देखें इसके अंदर सबसे पहले तो पैकेज और जेसन के अंदर जाएंगे, आप देख लेंगे भाई कोई आपके पास प्रोजेक्ट है या नहीं है। पैकेज और जेसन के अंदर सब कुछ आपके पास इंस्टॉल हुआ होता है, उसके अंदर आपको आप देखें इसके अंदर वर्जन वही है, सही है ना। अब ऐसा नहीं होगा, लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास वर्जन
क्या है 5.12.8। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ, उसकी कंपोनेंट उठाऊंगा, नहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि आपके पास जो पैकेज रोटेशन के अंदर वर्जन हुआ हुआ है ना वो ये हुआ हुआ है। अच्छा अगर यहाँ पे 4 होगा और मैं वहाँ पे आता हूँ, इसको मैं 5 करता हूँ, वहाँ पे 4 है, सही है ना। अब वहाँ पे 4 है और यहाँ पे आप 5 वाले वर्जन के कंपोनेंट्स यूज करें तो नहीं होंगे, मसला आ जाएगा, सही है ना, क्योंकि जब उन्होंने पैकेज बनाया है ना तो अपने हिसाब से चीज़ें को लाइब्रेरी को पूरी बनाया है, सही है ना। अच्छा अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर 3 भी होगा, अब आपको कोई प्रोजेक्ट मिला फ्रीलांसिंग, उसके ऊपर आपने काम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पर ही आएंगे, लेट से वो 3 है, 3 पे यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको जाके पूरी यूआई को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा अभी हम देखें उसने 4 के बाद वो दिया ही नहीं। अब हम इस पे आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा देखिए ग्रिड समझ लेते हैं थोड़ा बहुत पहले, फिर क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स वगैरह भी यूज कर लेते हैं। सो तो नहीं रहा ना कोई आज? भाई देखो ये मेन चीज है, आर्ट को यूज करोगे ना सोना नहीं, वरना तो उस्मान साहब जो है ना, अच्छा देखिए भाई इसके अंदर भी ना वही सीन होता है जो बूटस्ट्रैप के अंदर होता है, आप बूटस्ट्रैप के अंदर जो करते हैं ना, लेकिन इसका थोड़ा सा लेआउट का गटर होता है, इसके अंदर जस्टिफाई होता है, स्पेस बिटवीन जिस तरीके से आप फ्लेक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इधर प्रोजेक्ट के ऊपर और पहले हम एक यूआई का लेआउट बना लेते हैं सिंपल जो है ना। तो अच्छा देखें हम app.js के अंदर है, इसके अंदर देखें ये काम हुआ हुआ है, खैर मैं उसको क्लोज कर देते हैं, सही है। अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं यहाँ पे अपना फंक्शन बनाता हूँ एग्राम का, सही है, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, सही है। अब मैं चला के इसको देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डिव बना लेता हूँ, सही है। अच्छा भाई अच्छा H1 दे लेते हैं, यहाँ पे ज़ैन लिख लेते हैं, सही है। मेरे ख्याल से सर्वर बंद हो गया है। नहीं बिल्ड, अच्छा हाँ सही है। अच्छा npm स्टार्ट। अच्छा भाई देखें इसके अंदर जो ना डिफ का सीन नहीं होता, जब आप लेआउट बनाएंगे ना, लेआउट तक जब आप HTML यूज कर रहे हैं या बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं उस टाइम तक बनाते हैं, इसके अंदर डिफ का सीन नहीं होता। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, रॉ और कॉल, जिस तरीके से हम बूटस्ट्रैप के अंदर बनाते हैं। अच्छा अभी हम करके देख लेते हैं, सर्वर हमारा चल जाए। देखें ज़ैन आ गया, ये मेरा मतलब ये चल रहा है, सही है। अच्छा देखें जहां मैंने डिव बनाया है ना, सही है, यहां मैं बनाऊंगा एक रो अपनी, सही है। अब देखें ये जो है ना इसने इंपोर्ट कर ली होगी, अगर मैं इसको देखूं, नहीं तो फिर मुझे आर्ट से निकालनी पड़ेगी। देखें इसने इंपोर्ट कर ली सबसे ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है इसने इंपोर्ट कर ली। अच्छा अब मैं देखें बाय डिफॉल्ट वो तो मैंने वहां से निकाली थी क्योंकि VS कोड का एक फीचर है इंटेलिजेंस का। अब मैं यहाँ पे आऊँगा कॉल मैंने यहाँ से निकाल ली, सही है, सही है। मतलब कोई भी चीज अगर आप आर्ट से निकालेंगे ना, आपको यूज करनी, इनपुट वगैरह आपको यहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करना लाजमी है, सही है ना। जिस तरीके से आप वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे, आपने बूटस्ट्रैप कर लिया, CDN लगाया, यूज कर लिया, लेकिन इसके अंदर क्या फायदा होता है, लेट से मैंने ये मेरी पूरी लाइब्रेरी है, जब आपने इंस्टॉल करी ना लाइब्रेरी के अंदर, लेट से हम यहाँ पर आते हैं ना, इसके अंदर देख रहे कितने कंपोनेंट्स हैं, सही है ना। अब लेट से रिएक्ट का फीचर क्या है, रिएक्ट का फीचर ये डिजायरेबिलिटी, मतलब आपने अपने कंपोनेंट्स को यूज करना है। अब जब आपने पूरी अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी ना, तो उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल हो गया, सही है ना। अब आप ये अपने कोड के ऊपर आए,
अब CDN से नुकसान ये होता है कि सारी चीजें आपकी आ जाती हैं और आपको सब आपकी एप्लीकेशन हैवी होती है। अब मेरे पास लेट से मेरा app.js है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने खाली रो ही इंपोर्ट करी, तो उससे क्या होगा कि मेरे उस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं अपनी UI के ऊपर रेंडर कराऊंगा ना तो खाली रो ही रेंडर होगी, सही है ना। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, देखें इसके अंदर सबसे पहले हम आते हैं ना कॉल हो गया, सही है ना। अच्छा हमेशा एक रूल याद रखें कि रॉ के अंदर कॉल आएगा, कॉल के अंदर भी रो आ सकता है लेकिन किसी यूज केस के ऊपर आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि आपका ग्रिड सिस्टम कैसा है, सही है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SMID, सही है। अच्छा अब ये देखेंगे, अब यहाँ पे ये दिख जाएगा आपको, सही है। अच्छा एक कलर रेड इस वजह से आ रहा है कि H1 का कलर शायद सर ने दिया हुआ होगा, सही है ना, CSS के अंदर। अच्छा देखें अभी मैं अब आता हूँ ना कॉल के अंदर। अच्छा मैं कॉल के अंदर बॉर्डर देता हूँ, सही है। अभी देख रहे हैं आप ये कम बिट ले रहा है, सही है ना, बिट पूरी नहीं ले रहा। अच्छा देखें इसके अंदर जो है ना एक होता है स्पैन का प्रॉप, सही है। अच्छा आर्ट के अंदर कोई मुझे बता सकता है, सॉरी बूटस्ट्रैप के अंदर कितनी आपकी जो स्क्रीन है ना उसकी कितनी वो लेता था, गेट सिस्टम कितना लेता था, 12 था, 24 था, कितना था, 12 था ना। अच्छा यहाँ पे जो है ना उसका डबल होता है, अगर देखें मैं इसको 24 करूंगा ना तो ये पूरे पे चला जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि पूरी स्क्रीन के अंदर जो है ना इसकी एक रो होगी, मतलब एक रो के अंदर 24 कॉलम होंगी, एक तरीके से इस तरीके से समझ लें आप ये बात, सही है ना। अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो क्या होगा, ये हाफ हो गई, सही है ना। हमेशा ये रो के अंदर होगा, सही है ना। अच्छा ये तो स्पैन हो गया, सही है ना। अच्छा एक इसके अंदर होता है, अच्छा स्पैन इसलिए यूज करते हैं कि लेट से आपने जो है ना MD वगैरह डिफरेंट स्क्रीन साइज जो है यूज नहीं करना है, तो उस वजह से हम स्पैन दे देते हैं। स्पैन का मतलब ये है कि आपकी जो है ना पूरी कॉलम जो है ना पूरी कॉलम की विड्थ लेगा वो, मतलब अगर मैं इसको 8 कर दूंगा ना, अभी देखें 8 तो ये 8 पे चला जाएगा, सही है ना। अब 8 पे करने का मकसद ये होता है कि जितनी भी स्क्रीन है ना सब पे 8 लेगा वो, 8 के हिसाब से अपने बिट एडजस्ट कर लेगा। तो लेकिन ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए जो है ना हम इसको यूज नहीं करते, समझ रहे हैं। इसको यूज करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे मेरा कोई कंटेनर है, मैंने कोई चाइल्ड के अंदर एक अपना कंपोनेंट्स के अंदर कोई अपनी UI रेंडर करी हुई है, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जो है ना यूज नहीं करते। इसकी वजह है भाई ये रिस्पॉन्सिव कहाँ से है, देख लो। अगर मैं इसको यहाँ पे भी जाता हूँ ना टैबलेट के ऊपर, अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, सही है। ये तो खैर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अब देख लो अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगा, सही है ना, जो रिस्पॉन्सिव के लिए मसला है। अच्छा इसका हल ये होता है, इसके जिस तरीके से जो है ना एक इसके अंदर एक प्रॉप्स होता है एक्सेल, सही है, ये होती है 921 से ग्रेटर देन, सही है ना। मीडिया का साइज होता है ना, ये देखो मीडिया क्यूरी का साइज होता है, स्क्रीन के आपके साइज होता है। अच्छा मैं इसको खैर दे देता हूँ अभी, ये आपके साइजेस है ना स्क्रीन के, ये देखो समझ रहे हो, ये आपके साइजेस हैं। मीडिया क्यूरी आप लगा देते 721 MD होता है, SM होता है, मैं भी करके दिखाता हूँ सारे एक साथ, सही है ना। अब अच्छा जब आप स्पैन यूज करोगे ना, एक्सेल यूज करोगे तो आप स्पैन नहीं लगाओगे, ये रूल है समझ लो, सही है, ये रूल है। अच्छा अब मैं आप देखूंगा ना, अब मैं आपको दिखाऊं पूरी स्क्रीन के अंदर, ये स्क्रीन जो है ना एक्सेल नहीं है, ये LG है। अगर मैं आपको LG पे दिखाता हूँ ना, LG के ऊपर मैं 12 देता हूँ, 24 देता हूँ, इसको हम एक्सेस MD है, खैर मैं भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ, उसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा स्क्रीन का क्या है। अच्छा सर ने देखे ना वो करा हुआ है, अच्छा देखें, अच्छा ये देखें एक्सेल ही है, वो जूम हुआ था, सही है ना। खैर मैंने इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखें मैं इसको 24 करूंगा ना, वो फुल पे चला जाएगा, मतलब वो एक्सेल ही थी, क्योंकि स्क्रीन की साइज जो है ना जब इस पे आता है ना तो आपकी विड्थ बढ़ जाती है, सही है ना। अभी देखें ये आ गया।
अच्छा अभी आप ये देखिएगा, अब मैं इसकी स्क्रीन साइज छोटा करूंगा ना, लेट से मैं यहाँ पे जूम कर लेता है। एक मिनट रुका, आईपैड है, चले आईपैड पे देख लेते हैं आईपैड। अच्छा ये देखें, ये 1024 ये हो गया एक्सेल। अब मैं एमडी पे आता हूँ ना, एमडी के ऊपर मैं दे देता हूँ 8, सही है, और 721 देखें, ये 8 लेता है, देख रहे हैं। अगर मैं इसको 24 कर दूंगा ना तो ये पूरी ले लेगा, समझ रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से ना इसके अंदर होता है एसएम, सही है, स्मॉल, और एक होता है एक्स्ट्रा स्मॉल। अच्छा ये देखें, ये आपको ना आइडिया से नहीं होगा, इसका ये होता है कि प्रैक्टिस आप जब काम करेंगे ना, अभी मैं इसका एक लेआउट बना के भी दिखाता हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ उसका। अभी हम यहाँ पे जाते हैं ना, देखिए डिफरेंट स्क्रीन साइज के जो है ना एंड पॉइंट्स के लिखे हुए होते हैं। मुझे इसका इस पर तो आइडिया नहीं है कि 561 का। अच्छा ये देखें, ये आगे देख रहे हैं, एक्सेस 576 से जितने भी नीचे की होगी ना वो हो जाएगी एक्सेस के ऊपर। अब आपके जहन के अंदर ये है कि कोई आप लेआउट ऐसा बना रहे हैं जो आपने वेब पे बना लिया, सही है भाई, वेब पे बना लिया, अब आपको ब्रेक करना है तो एक्सेस के अंदर ब्रेक करके देंगे। अभी मैं सब कुछ बताता हूँ, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। एसएम क्या है, 576 से छोटा, सही है ना, बड़ा सॉरी, और 768 एमडी हो गया, वो जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था, सही है ना। एमडी हम समझ लें, अभी समझ लेंगे टैबलेट की स्क्रीन है ना, आईपैड की टैबलेट की स्क्रीन एमडी होती है, 721 से 800 तक होती है, सही है। अच्छा इसी तरीके से एलजी होती है, 992 से बड़ा जितना भी होगा वो एलजी के अंदर आएगा, 1200 से जो भी होगा बड़ा वो एक्सएल के अंदर आएगा, और 1600 से एक्सएल, सही है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये मेरी एक्सएल है, अब मैं इसको 8 कर दूंगा तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, सही है ना। अच्छा अब एक काम ये करते हैं, इस सबको हटाते हैं, सही है भाई, सही है। अब मैं एक रो है मेरे पास, अब मैं 2 कॉल लेता हूँ, सही है, 2 कॉल, एक और कॉल बनाता हूँ, सही है। अब इसके अंदर लेते हैं SMIT कोर्सेस, अब देख रहे हैं ये साथ साथ हो गया, है ना। अब इसने क्या किया, क्योंकि ये करता है फ्लैक्स के हिसाब से वर्क, रो आपने लगा दी ना तो फ्लैक्स के हिसाब से चलेगा ये। अब उसने क्या किया भाई, विड्थ देख रहे हैं एक ही के साथ वो कर दिया। अब उसने ये क्या किया, जितना मेरा कंटेंट है ना उसी हिसाब से विड्थ ले ली, सही है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए पहले तरीका तो ये होता है कि भाई मैं स्पैन लूं, सही है, यहाँ पे करूँ 12, सही है। अब मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं करूँ स्पैन 12, अब ये क्या करेगा, हाफ हाफ ले लेगा ना। अब ये देखें, ये हाफ हाफ, अच्छा इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं एक, इसको दे देते हैं ऑरेंज, ताकि समझ रहे हैं। अच्छा मैंने क्या बताया कि स्क्रीन के अंदर कितनी होती है, एक रो के अंदर कॉल कितनी होती है, अच्छा 24। अगर मैं ये काम करूं, मैंने यहाँ पे इसको कर दी 13, अब क्या होगा आपके हिसाब से, हैं, ओवरलैप होगा, कंटेंट ऊपर नीचे आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा भाई। एक लिमिट है 24, मतलब एक रो के अंदर समझ लें, ये जो रो है ना, ये जो रो है इसके अंदर कॉल है, कॉल की लिमिट है कि भाई 24 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 13 किया, यहाँ पे 12 कर दिया, नहीं भाई देखिए ऊपर क्या करेगा, वो 13 ले लेगा, सही है, फिर ब्रेक कर देगा, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका लेआउट का इफेक्ट ये होता है, रिस्पॉन्सिवनेस जब आप बना रहे होते हैं ना तो इस हिसाब से सोच के बना रहे होते हैं कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, सही है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये तो मैंने दिया था स्पेन के लिए, मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सेल, और यहाँ पे भी मैं एक्सेल के हिसाब से दूंगा, सही है ना। और मैं इसको दोबारा से 12 कर देता हूँ, मैं स्पेन यूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डिफरेंट वीडियो क्यूरी इस्तेमाल करनी है, सही है ना, सही है भाई। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ LG, सही है, लार्ज।
अच्छा एक्सेल और लार्ज के अंदर ना इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, तो मैं उसको 12 दे देता हूँ, सही है ना, समझ रहे, 12 सही है। अब जब मैं एमडी के अंदर आता हूँ ना, एमडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं करूंगा 8 और 8 कर देता हूँ मैं इसको। देखिए मैं दे जो रहा हूँ ना, कॉल के ऊपर ही दे रहा हूँ, कहीं और नहीं दे रहा। मैं अभी रो के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा। रो के अंदर प्रॉपर्टीज अलग होती है, प्रॉप्स अलग होते हैं उसके, वो भी हम देखते हैं। अब देखें ये हो गया, अब ये देखें सही है, वो चला गया एक्सेल सेल के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ ना आईपैड मिनी के ऊपर, देखें उसने 8 ले ली, सही है ना। अच्छा अब देखें इधर जो है ना, इधर जो है ना बहुत से प्रॉप्स होते हैं। एक इसके अंदर होता है गटर। गटर अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि गटर क्या होता है बेसिकली, मार्जिन। मार्जिन का तो आइडिया ना, ये भूल गए, नहीं मार्जिन होता है, गटर होता है मार्जिन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। उसका सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पे लगेगा नहीं। अच्छा गटर के लिए जरूरी है कि रो के अंदर जो है ना 2 कॉल होना लाजमी है, सही है ना। एक कॉल के ऊपर वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका सिंटैक्स देखें इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देखते हैं एक्स एक्सिस देते हैं और यहाँ पे देते हैं वाई एक्सिस, ये इसका सिंटैक्स होता है, समझ रहे हैं। अब आपको जो है ना प्रॉप से ये फायदा होता है कि आपको कस्टम नहीं देनी, वरना कस्टम आप कैसे दे रहे होते, आप इस तरीके से दे रहे होते, स्ट्राइक मार्जिन, सही है, 10 px और 10 px। तो ये रो के अंदर जो है ना बाय डिफॉल्ट देखें इसके अंदर आ गया, सही है ना। अगर मैं 1 कर दूंगा ना फिर नहीं दिखेगा, वो वैसे तो दिखेगा लेकिन इसके हिसाब से नहीं दिखेगा, मतलब ये मैंने कस्टम दिया हुआ है। अभी हम इसको खोलते हैं और मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। अब ये देखें हाँ देखें वो लेगा कंपोनेंट्स के अंदर। अभी मैंने देखे डायरेक्ट दिया हुआ है ना, ये उसने वो लेगा कंपोनेंट्स के अंदर, डायरेक्ट ऐसे नहीं लेगा, सही है, समझ रहे मेरी बात। अभी हम इसको करके भी देख लेते हैं, जब मैं लेआउट बनाता हूँ ना तो फिर मैं आपको इसका प्रॉपर। अच्छा देखिए इसके अंदर जो है ना एक होता है जस्टिफाई का प्रॉप्स, सही है। जस्टिफाई क्या है भाई, देखिए इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज वो आ गई जो आप फ्लैग्स के लिए करते थे। डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, इवनली, बिटवीन, अराउंड, बिटवीन। अच्छा मैं अभी बिटवीन लगा रहा हूं, सही है ना। अभी आप देख रहे हैं, अब आप ये देखें यहां पे 8 है, सही है, और यहां पे 8 है, सही है। अब देखिए 8 है ना, तो कितना होता है टोटल, 16 होता है ना भाई। अब आपने कैलकुलेशन दिमाग में ये करनी है कि भाई मेरा लेट से कोई कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ ना सलानी, खैर अभी इस चीज को छोड़ने पहले ये समझें। देखें आपने 8 दिया, सही है, स्पेस बिटवीन कर दिया ना, तो वो कोने कोने से चला जाएगा। बीच की जो स्पेस है ना 8, वो उसके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, उसने छोड़ी और वो चलेगी। अच्छा अब देखिए मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा ना, तो दोनों स्टार्ट पे आ जाएंगी। अच्छा स्क्रीन सही दिख रही है भाई, क्योंकि इसके लिए ना जूम आउट करनी पड़ेगी ये लेआउट समझने के लिए, जूम इन नहीं कर सकते इसको, सही है भाई। ये आ गया, अब मैं इवन नहीं कर दूंगा तो वो समझ रहे हैं ना, बराबर स्पेस दे देगा। वो 8 को जो 8 रिमेनिंग है उसको क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, सही है ना। अच्छा भाई अब एक काम ये करते हैं कि भाई इसको कर देते हैं स्पेस बिटवीन, सही है। अच्छा मेरे पास ये जो है ना कंटेंट जो है ना बहुत बड़ा आएगा, समझ लें। अब ये ऐसा समझें कि भाई मेरे पास एमडी की कोई स्क्रीन होगी, अब वहां पे जो है ना मेरे पास कंटेंट ये वाला बड़ा है। मैं इसको करता हूँ सलानी मास आईटी ट्रेनिंग। अब बताया मैं ऐसा क्या करूंगा कि यार मेरे पास जो है ना, जो मेरा जो पहले कॉल है ना उसके अंदर कंटेंट ज्यादा है, सही है, और जो मेरा दूसरा वाला है ना उसके अंदर कंटेंट बहुत कम है, सही है। अब पता है क्या करूंगा, कैलकुलेशन सोचें, सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है बस, हाँ सिंपल है। अब देखें मैं ये क्या करता हूँ,
अच्छा इसको भी आप अभी छोड़ दें, स्पेस बिटवीन को ना। ये देखें ये सब चीजें जो होती है ना आपकी यूज केस के ऊपर होती हैं कि आपके पास कैसी यूआई है, कैसी यूआई है और आपको यूज करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ इसको कर देता हूँ 16, सही है, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 8। 16 के अंदर ये चला जाएगा और 8 के अंदर ये आ जाएगा, देख रहे हैं, सही है। अच्छा अब मैं 8 कर देता ना, हो सकता है फिर वो ओवरराइड करे, देख रहे हैं, सही है ना। अब मैंने इसको दोबारा 16 कर दिया, 16 के अंदर वो चलेगी। अच्छा अब देखें, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, सही है, इसको मैं करता हूँ 24, सही है, इसको भी मैं करता हूँ SM 24, सही है। अच्छा एक्सेल का भी साथ में दे देते हैं, इसको भी कर देता हूँ 24। अच्छा एक्सेल नहीं, वो XS है, सॉरी, इसको भी दे देते हैं 24, सही है। अच्छा अब आप देखिएगा, अब मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा ना, देखें 24। अब मैं जितनी भी 20 इस पे जाऊंगा ना 24। अब यहाँ पे स्पेन का काम नहीं है, वरना स्पेन क्या करता है, जितनी भी आपकी स्क्रीन है ना, जितने भी साइजेस हैं उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो रहा होता, लेकिन एक नुकसान है कि कहीं ना कहीं वो आपकी यूआई को खराब करता। तो हम जो है ना, कोई हमारे पास टेक्स्ट है, कोई हमें कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम स्पेन यूज कर लेते हैं, वरना हम स्पेन को जो है ना प्रैक्टिस में नहीं लाते। स्पेन तब करते हैं कि भाई सारी स्क्रीन के ऊपर जो है ना मैंने एक अपना 24 या 12 देना है, तो स्पेन में तब यूज करूंगा। अब देखें ना, यहाँ पे ये कोड पढ़ रहा है, सही है, स्पेन क्या कर रहा है कि भाई मैंने ये स्पेन लिखा, यहाँ पे स्पेन लिखा इस तरीके से, और यहाँ पे 12 कर दिया। अब आपकी जितनी भी स्क्रीन साइज होंगी ना, आपका जो कॉल का जो ग्रिड है ना वो कितना रहेगा, 12 रहेगा, सही है ना। अब मैं इसको यहाँ से अभी देखें कि सबके ऊपर जो है ना वो करेगा, सही, क्योंकि मैंने जो छोटी जो स्क्रीन है ना, SM हो गया, XS हो गया, इसके अंदर 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, सही है ना, सही है। अच्छा भाई अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो है ना इसको हटाते हैं H1 को ना, इन दोनों H1 को हटाते हैं, सही है। यार एम्प्टी है तो कुछ दिखाएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे कार्ड का जो है ना कार्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही है। अच्छा इसको हम कलर दे देते हैं, फिर कलर को, अच्छा इसके अंदर हम चले एक इनपुट बना लेते हैं आर्म का ही ना। देखिए ये सब मैं इंटेलिजेंस से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे वो सब इंपोर्ट ऊपर हो रहे होंगे, देखें, देख रहे हैं सब, पूरा देखें आर्म के अंदर से चीजें निकल रही हैं, पूरा पैकेज नहीं आ रहा जो मैंने आपको पहले बताया, सही है। अच्छा ये चीज जो है ना हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा इसको अभी मैं हटा देता हूँ, देख रहे हैं भाई, सही है। अभी आप इसके अंदर, अच्छा ये कटर तो नहीं दिया हुआ मैंने, नहीं कटर नहीं दिया हुआ, सही है। अच्छा अभी आप देख रहे हैं ना, अच्छा ये जो पैडिंग आपको दिख रही है ना, बाय डिफॉल्ट आर्ट की होगी, देखें आप ये देखें, अभी आप ये देखेंगे ना कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी की अपने हिसाब से पैडिंग होती है, चीजें होती हैं। हाँ आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं भाई, आपका जो डिजाइन है ना उसके अंदर पैडिंग लेट से नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, सही है, सही है। खैर ये तो देखें अलग चीज है, पहले हम इसका ग्रिड सिस्टम समझ लेते हैं, फिर जो हम एक एक कंपोनेंट इंपोर्ट करके फिर हम उसको बताएंगे भाई किस तरीके से जो है ना आर्ट की हम इस लाइब्रेरी को टारगेट करेंगे, कर देंगे। लेकिन देखें जब आपने बूटस्ट्रैप के लेवल तक किया ना तो बहुत आसान था कि भाई आपने ये स्पेसिफिक ये उठाया, आर्ट कार्ड उठाया, सही है, इस पे जाके ओवरराइट किया और रीनेम कर दिया। देखें जब भी CSS की फाइल कंपाइल होती है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल होती है, तो ओवरऑल वो देखती है कि भाई आपकी जो है ना CSS की क्लासेस कहाँ दी हुई है। लेट्स से अभी आपने आर्ट की क्लास, आर्ट कार्ड की क्लास टारगेट करी और यहाँ पे आपने कर दिया लेट्स से 8px, सही है। अब ये पूरी इंटायर के ऊपर जो है ना 8px हो जाएगा जहाँ जहाँ पे आर्ट कार्ड लगा हुआ होगा। अब हो सकता है कि कोई दूसरा कोई कंपोनेंट आप यूज करें उसके अंदर भी आर्ट कार्ड की क्लास लगेगी, लेकिन वो वहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो उसकी हम बेस्ट प्रैक्टिस देख लेंगे कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका हल एक ये होता है कि हम अपने पेरेंट को एक क्लास देते हैं और चाइल्ड को टारगेट करके
वो कर देते हैं। उससे क्या होता है कि भाई आपका जब तक पेरेंट है ना तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। सही है। खैर अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, मतलब ये क्लासेस की, और हम लेआउट थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है। सही है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि देखें ये 12 है, ये 12 है। सही है। अब मुझे यहाँ तो इनपुट लगाने में क्या करूँ? हाँ देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ। सही है। सही है। मैं यहाँ पे रो पे आया। सही है। अब रो के अंदर मैं क्या करूंगा? अच्छा देखिए मेरे पास जो पेरेंट है ना उसकी 12 ही रहेगी। समझ रहे? अब 12 के अंदर मैं मल्टीपल अपनी कॉल बना सकता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखें कॉल। सही है। इसको मैं करूंगा, क्या करूंगा? अच्छा ये बताएं मुझे, 6 करूंगा 12 करूंगा? 6 नहीं करूंगा। सही है ना, 12 ही करूंगा। ये चीज समझे? सही है। ये मैंने किया और मैं इसी को करता हूं कॉपी। सही है। अब देख रहे हैं आप, देखें जो पेरेंट है ना, देखें एक रो बनी हुई है मेरी ये देखें 160 के ऊपर, उसके अंदर मैंने क्या बनाई? एक कॉल येरी और एक कॉल येरी। सही है। मैंने क्या बोला था? एक रो के अंदर कितनी आ सकते हैं? 24। तो 12 ये आ गए और 12 ये आ गए। सही है। 12 के अंदर ब्रेक हो गया। अब जब मैं इस कॉल को नेस्टेड ब्रेक करूंगा ना, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक रो, अच्छा मुझे रो यहाँ पे बनाना लाजमी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना कॉल के अंदर कॉल नहीं बना सकता, ये रूल है, समझ लेंगे। सही है ना। अच्छा अब जब मैं यहाँ पे दूंगा तो मैं यहाँ पे 12 भी दूंगा, मतलब उसका स्क्रीन साइज लेट से उसके अंदर 50% आ गया ना, तो उसके अंदर ना पूरा वो सिस्टम रखूंगा। मैं ऐसे नहीं रखूंगा 6 कर दूंगा 6। अच्छा मैं जब 6 करूंगा ना तो वो क्या करेगा? उसका 6 लेगा। 6 12 हो गया और 12 उसने छोड़ दिया। अब मैं इधर आता हूं ना, इधर अब मैं इधर देता हूं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। अब वो वहां चला जाएगा। सही है। देखें ये इस तरीके से वो कर लेगा। अच्छा अब ये हो गया। अच्छा अब इसमें गटर वो खैर कंपोनेंट के वाइज कंपोनेंट के हिसाब से लेगा। गटर का मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया। अच्छा एक इसके अंदर होता है प्रॉप, होता है एक अलाइन। अच्छा अलाइन के अंदर हम दे देते हैं टॉप मिडल कर दूंगा तो मिडल के हिसाब से वो ले लेगा, लेकिन वो अभी लेगा नहीं क्योंकि उसकी विथ हाइट है। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास टैक्स है, टैक्स के लिए हम दे दिया। सही है ना। तो ये इस हिसाब से ग्रिड सिस्टम है। सही है। अच्छा भाई ये रूल याद रखें भाई, कॉल के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं आ सकती। सही है ना। अब मैं देखें इसको स्टार्ट कर दूंगा तो ये मेरे दोनों स्टार्ट में आ जाएंगे 6 के हिसाब से। सही है ना। अब आपको अपने यूज केस के हिसाब से देखना है कि क्या है क्या नहीं है। सही है ना। हाँ अगर मैं यहाँ पे देखे 24 करूंगा ना तो क्या करेगा वो ब्रेक कर देगा भाई। देख रहे हैं। सही है ना। आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, मेरे पास ये डिजाइन है, मुझे इस हिसाब से ब्रेक करना है, इस हिसाब से यूज करना है। सही है। खैर अभी जो है ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम मैं इसके ऊपर जो है ना आपको लॉगिन पेज बना के दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसके लॉगिन पेज बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव यूआई के साथ कंपोनेंट बना के। खैर अच्छा देखें अभी जो है ना अभी काम ये करते हैं कि देखें मैंने जो है ना यहाँ पे ये इनपुट का कंपोनेंट यूज किया ना, इसका हम बना लेते हैं कंपोनेंट। सही है ना, ताकि आपको आर्ट का कंपोनेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो हम वो देख लेते हैं। सही है। अच्छा ग्रिड सिस्टम जो है ना हम एक प्रॉपर यूआई बनाएंगे, उस हिसाब से देखेंगे किस तरीके से हम रॉ से अपने सेंटर के अंदर जो है ना कार्ड को सेंटर में लेकर आ सकते हैं। सही है ना। देखें सीएसएस के ऊपर तो प्रॉपर्टीज ये होती है कि डिस्प्ले फ्लैग या टॉप से 0, बॉटम से 0 और लेफ्ट से 0 से, इस तरीके से भी हम इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। मतलब ये है चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं ना उस तरीके से हम काम करें और फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैंने किस तरीके से ब्रेक करना है किस तरीके से नहीं करना। फिर डिपेंड यही करता है कि यूआई आपकी किस तरीके की है। सही है ना। कहीं आपको देखें ये वर्क नहीं कर रहा होगा तो कस्टम मीडिया क्यूरी भी लगानी पड़ेगी। सही है ना। ग्रिड सिस्टम एक हद तक ही सपोर्ट कर सकता है
एक सिंपल लेआउट के हिसाब से ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपको मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। अच्छा हम यहाँ पर आते हैं, कंपोनेंट हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं बेसिक इनपुट के नाम से ना, चले कस्टम इनपुट के नाम से बना लेते हैं। सही। अच्छा देखिए ये स्टैंडर्ड जो है ना आप खुद ही सेट कर सकते हैं, ये मतलब कस्टम इनपुट बना लिया मैंने, बेसिक इनपुट बना लिया, ये आपके ऊपर है। सही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे बना लिया कस्टम इनपुट। ये इसलिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, हो सकता है कि आप आंट की जगह हो सकता है आप जो है ना अपना कोई कस्टम जो है ना CSS का वो भी यूज कर रहे हो। सही है ना, इनपुट यूज कर रहे हैं। सही है ना, कोई और दूसरी लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो तो आपको पता होता है कि भाई अच्छा इसके अंदर जो है ना एक फोल्डर एक और भी बनता है जो शेड के नाम से होता है, वो भी हम देख लेंगे उसका स्ट्रक्चर किस लिए होता है। सही है ना। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो रिएक्ट कर लेता हूँ इम्पोर्ट। सही है। अच्छा मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ कस्टम इनपुट के नाम से। सही है। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सही है भाई, यहाँ तक का काम तो देखिए वही होगा जो आप करते हुए आ रहे हैं। सही है ना, मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। सही है। अब देखें अब मैं यहाँ पर आऊंगा ना तो आप देखें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी रो लगाएं। सही है, जरूरी नहीं है, मैं भी आपको करके बता रहा हूँ कि इसका क्या होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल करा। सही है। और इसको देखें, अभी देखें ये जेनेरिक रहेगा, मतलब आप इसकी जो है ना वेट अभी यहाँ पे आपने दे दी, मैंने बताया ना स्पेन किसने यहाँ पे आपने 24 दे दी। पेरेंट के अंदर आप 24 दे दें मसला नहीं है, क्योंकि आप अपने पेरेंट से कंट्रोल कर लेंगे। सही है ना। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एक इनपुट। सही है भाई। अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा इस इनपुट को मैं हटा रहा हूँ। सही है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टम इनपुट। सही है भाई। अच्छा ये कहाँ दे रहा है रो। अच्छा यहाँ देखें रो नहीं निकली हुई थी, इसकी वजह से उसने देखें वही सेम काम हुआ। सही है ना। अच्छा अब हम इधर चलते हैं, अब मेरा कस्टम इनपुट है ना। अच्छा ये देखें, ये तो आपको पता चल गया कि भाई प्रॉप्स किस तरीके से, देखिए इसके अंदर भी सेम वही काम होगा। सही है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टम इनपुट के अंदर, यहाँ पे मैं आया प्रॉप्स। सही है। अच्छा प्रॉप्स के अंदर जो ना मैं आपको एक बता देता हूँ प्लेस होल्डर। सही है, वही सेम होगा। खैर पहले यहाँ पर आते हैं, ये देख लें कि नेमिंग कन्वेंशन भी जो है ना हो सकता है कैमल केस के अंदर हो, तो पहले बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जिस कंपोनेंट के अंदर काम कर रहे हैं ना यहाँ काम वो कर लें। सही है, इसने दिया। अच्छा भी देखें, इसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा SMIT, तो क्या होगा ये है प्लेस होल्डर में। लेकिन इसका एक नुकसान है, आपने स्टैटिक दे दिया ना भाई, मुझे तो स्टैटिक यूज ही नहीं करना। लेट से अभी अच्छा एक मिनट हो गया, ये काम ये करते हैं। मेरा जो कंपोनेंट ये है ना, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। सही है। अब ये तो यार दोनों जगह आ गया SMIT। भाई मुझे तो ये समझ लें, यहाँ पे SMIT से नेम मंगाना था और यहाँ पे मैंने ईमेल मंगानी थी। लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल। अब ये तो गलत हो गया बहुत यार, ये तो बाय डिफॉल्ट वो हो गया। अच्छा देखिए डिफॉल्ट का इसका जो है ना खाली ये होता है कि जब आपको डिफॉल्ट देना पड़ता है ना, डिफॉल्ट मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे निकाला प्लेस होल्डर। सही है। एक तरीके से आप देखिए ये होता, अच्छा जब मैं डिफॉल्ट करूंगा ना इसको बाय डिफॉल्ट मतलब सेट करना है, तो उसका हल ये होता है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने दिया प्लेस होल्डर। ये इतना काम तो देखिए वही हो रहा है, इस तरीके से आप प्रॉप में वो भेजेंगे। सही है। अब ये दिखेगा नहीं। सही है ना। तो उसका हल ये होता है कि आप यहाँ पर आए इज इक्वल टू की और यहाँ पे आप लिख दोगे SMIT। सही है। अब इसमें भी एक वो ये कि यार ये दोनों जगह लेगा। सही है ना। ये हम तब करते हैं लेट से आपने कहीं प्लेस होल्डर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये उठाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया प्लेस होल्डर। सही है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, नेम दे देता हूँ।
सही है। और यहाँ पे मैंने दिया, ये मैं सभी प्रॉप्स का काम कर रहा हूँ, ये प्रॉप्स है, किस तरीके से हम प्रॉप्स पास करेंगे। और यहाँ पे मैंने दिया प्लेस होल्डर ईमेल, सही है, देख रहे हैं, नेम आ गया, ईमेल आ गया। अच्छा, इसके अभी मैं क्या करता हूँ, एक और अभी मेरे पास स्पेस है, मैं एक और ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं देता, अब क्या होगा, SMIT आ जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा ऑन चेंज, सही है। इसको कर देते हैं ऑन हैंडल चेंज, सही है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, वहां पे अभी फंक्शन हमें बनाना है, सही है। ये ऑन चेंज किया मैंने यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे भी मैंने ऑन चेंज क्या किया, और यहाँ पे ऑन चेंज दे दिया, सही है भाई। अब मैं यहाँ पे गया, ये हैंडल चेंज है ना, अब मैं यहाँ पे गया, मैं अपने ऊपर गया, ये बनेगा रिटर्न से ऊपर, सही है ना, ये रूल तो याद है ना आपको। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स ऑन हैंडल चेंज एरो फंक्शन बना लेता हूँ, सही है। अब मैं इसमें कंसोल कराता हूँ, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मुझे मिल जाएगी वैल्यू, चाहिए। सही है भाई, ये नहीं चलेगा, वजह क्या है इसकी, कोई बता सकता है? वहां पे उसको पास ही नहीं किया हुआ। आप समझ रहे हैं प्रॉप्स का क्या, देखें मैंने कंपोनेंट ये भी मंगाया हुआ है, एक ही जगह से मंगाया हुआ है, मैंने एक ही जगह से ये भी मंगाया हुआ है, लेकिन मैंने वो प्रॉप्स इसके लिए पास किया है। ये यहाँ पे चल रहा है, देखें इवेंट चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो ऑन चेंज है ना, ये यही सेम मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे भी पास कर दिया और ये मैंने यहाँ पे भी पास कर दिया। अब देखें, अब ये जो है ना इसके लिए भी चलेगा, अब ये देखें इसके लिए भी चलेगा, अब मैं इसके लिए भी। अब लेट से ये आपने जो है ना किसी दूसरी फाइल में मंगाया हुआ होता, या आपने दूसरी फाइल के अंदर मंगाया हुआ होता, और ये आपने दूसरी फाइल के ऊपर मंगाया हुआ होता, सही है ना। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते थे, सही है भाई। आज के लिए इतना रखते हैं। अभी देखें इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी ये तो मैंने पेरेंट से भेजा डेटा, अब मैं चाइल्ड से किस तरीके से मंगाऊंगा तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे, वो भी सिंपल है, फंक्शन है, इसी तरीके से फंक्शन बनेगा, इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको जाइएगा घर पे, देखें इसके अंदर ना बहुत अच्छी चीजें, स्पिनर है, सही है, स्पिनर हम देख लेंगे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा, सबसे अच्छा जो मुझे इसकी चीज लगती है ना, वो ये लगती है इसका कैलेंडर वगैरह ना, बहुत सिंपल है, उसको मैं करके ही बता दूंगा। पहले तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना ग्रिड देख लेंगे कि ग्रिड से हम किस तरीके से लॉगिन साइन अप पेज बना सकते हैं आर्न के, सही है ना। अच्छा, देखें इसके अंदर सारे आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे कैलेंडर के, देखें सही है ना, ये कैलेंडर आप देख रहे हैं, सब कैलेंडर किस तरीके से, ये इसका जेनेरिक वो है। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि टाइम और डेट के हिसाब से आपको टाइम चाहिए खाली, उस हिसाब से इसका यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, आप इसको सेट कर देंगे ना, टाइप, हाँ ये टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ लेंगे भाई, टेंशन नहीं है। अभी पहले ये चल रहे हैं ना फ्लो, तो रिएक्ट के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के साथ जो है ना थोड़ा सा उसको करने में आप लोगों का मसला होगा, तो बेहतर ये जब वनीला पे नहीं करनी तो रिएक्ट के साथ ही कर लें। तो अभी हम चलेंगे ना एक उनके बाद, तो इंशाल्लाह टाइप स्क्रिप्ट का मसला नहीं है, सही है ना। तो यहाँ से हम इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, सही है। कार्ड है, इसके अंदर कैरोसेल है, तो इसको लगाइएगा, और लगा के कोई मसला हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर, सही है।